नमस्कार दोस्तों, ये जो प्रश्न है ये यूपीएससी के एग्ज़ाम में आया था एक साल में। तो प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम में विशेष तौर पर गांधीवादी चरण के दौरान महिलाओं की भूमिका का विवेचन कीजिए। है ना। तो गांधीवादी चरण माना जाता है 1920 मान लें या 15 मान लें, या कह लें कि जब चंपारण सत्याग्रह पहला जो आंदोलन हुआ था चंपारण का 1917 में, तो उसको मान लें। तो 1917 से लेकर के 1948 तक का जो गांधीवादी चरण है, इस बीच में महिलाओं की भूमिका का विवेचन करना है। डिस्कस द रोल ऑफ वेमेन इन द फ्रीडम स्ट्रगल स्पेशली ड्यूरिंग द गांधीयन फेज। तो देखते हैं इसका आंसर। सामाजिक रूढ़ियों एवं बंधनों को दरकिनार करते हुए महिलाओं ने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गांधीवादी चरण के पूर्व 1857 के विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई और बेगम हजरत महल ने अंग्रेजी अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष किया। 1905 के बंगाल विभाजन के विरोध में हुए स्वदेशी आंदोलन में महिलाओं ने पुरुषों के साथ प्रदर्शन में भाग लिया और धरने पर बैठीं, लेकिन इनकी संख्या सीमित थी। गांधीवादी चरण में महिलाओं की इस हिस्सेदारी में वृद्धि हुई। उन्होंने न केवल आंदोलन का नेतृत्व किया, वरन वे पुरुषों के साथ जेल भी गईं। गांधी जी ने स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका सुनिश्चित करने के लिए उनके पारिवारिक व राजनीतिक दायित्वों में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। फिर से, गांधी जी ने स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका सुनिश्चित करने के लिए उनके पारिवारिक व राजनीतिक दायित्वों में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया और पारिवारिक संरचना को यह विश्वास दिलाया कि महिलाओं की राजनीतिक गतिविधियों से उनके सम्मान गरिमा को नुकसान नहीं होगा एवं वह अपने पारिवारिक, राजनीतिक और सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करती रहेंगी। साथ ही स्वतंत्रता आंदोलनों के अहिंसक स्वरूपों ने भी महिलाओं की सुरक्षा संबंधी चिंताओं का निराकरण किया और गांधीवादी चरण में महिलाओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित हो पाई। गांधी जी का मानना था कि महिलाएं स्वभावतः अहिंसक होती हैं, अतः उनमें सत्याग्रह अभियान का सच्चा सिपाही बनने की ज़्यादा क्षमता होती है और इसी कारण सत्य और अहिंसा पर आधारित गांधीवादी आंदोलनों जैसे असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की बढ़ चढ़कर भागीदारी देखी जा सकती है। अब अगला प्रश्न देखें कि भारत में 18वीं शताब्दी के मध्य से यानी 1750 से स्वतंत्रता तक यानी 1947 तक अंग्रेज़ों की आर्थिक नीतियों के विभिन्न पक्षों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन और फिर धीरे धीरे उसका भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में हस्तक्षेप एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम था। 1858 तक ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर उसके बाद प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन ने भारतीय आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवस्था में सभी पहलुओं को प्रभावित किया, परंतु इसका व्यापक प्रभाव आर्थिक क्षेत्र में देखने को मिला। जहां 17वीं शताब्दी में अंग्रेज़ों के आगमन से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि में आत्मनिर्भर, हथकरघा एवं हस्तशिल्प में बेहतर और वैश्विक व्यापार में अग्रणी थी, वहीं आज़ादी के समय भारत कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था होते हुए भी अनाज का आयातक देश था तथा इसकी आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई थी, जिसके लिए मुख्यतः ब्रिटिश नीतियां जिम्मेदार थीं। 1757 से 1813 तक अंग्रेज़ों की आर्थिक नीतियां व्यापारिक पूंजीवाद के हितों से संचालित थीं। इसमें कंपनी का उद्देश्य अधिकाधिक राजस्व संग्रह करना था ताकि व्यापार वाणिज्य में उसका अधिक से अधिक निवेश कर शेयरधारकों को फ़ायदा पहुंचाया जा सके। इसके लिए कंपनी ने अपनी राजनीतिक शक्ति का दुरुपयोग किया। उसने कपास की बिक्री पर अपना एकाधिकार कायम कर भरपूर मुनाफा कमाया। कंपनी ने बुनकरों को कम कीमत पर माल बेचने के लिए विवश किया। कंपनी ने नवीन भू राजस्व पद्धति प्रारंभ की, जिसमें भू राजस्व की दर अधिक रखी गई तथा किसानों के अधिकारों को छीन लिया गया। इस भू राजस्व से भारत का माल खरीदकर ब्रिटेन में बेचा गया। इस तरह भारत से धन का बहिर्गमन प्रारंभ हो गया। इस दौर में कंपनी ने सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी।
18वीं शताब्दी के अंतिम चरणों में ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई 1688 में, जिसमें एक नया पूंजीपति वर्ग आया। इस वर्ग के दबाव के कारण औपनिवेशिक नीतियां व्यापारिक पूंजीवाद से औद्योगिक पूंजीवाद के हितों की तरफ मुड़ गईं। अतः 1813 के पश्चात मुक्त व्यापार का दौर प्रारंभ हुआ। यह मुक्त व्यापार केवल ब्रिटेन के लिए था, अर्थात इसमें भारत का दरवाज़ा ब्रिटेन निर्मित सामान के लिए खोल दिया गया। अब भारत से कच्चे माल जैसे कपास, रेशम का निर्यात ब्रिटेन को तथा ब्रिटेन द्वारा तैयार माल का आयात भारत को किया जाने लगा। इस नीति के सफल कार्यान्वयन के लिए अंग्रेज़ों ने साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई, जिसे लॉर्ड हेस्टिंग्स से डलहौजी तक ने पूरा किया। इस दौर में अंग्रेज़ों ने भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति को छोड़ दिया था। फिर 1860 तक ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति द्वितीय चरण में पहुंच गई थी। ब्रिटेन सहित अन्य औद्योगिक देशों में पूंजी का संचय हो चुका था, किंतु पूंजी निवेश की समस्या थी। इस समस्या से निपटने के लिए अंग्रेज़ों ने वित्तीय पूंजीवाद की नीति अपनाई। इसके तहत ब्रिटिश पूंजी का भारत आगमन हुआ, जो कि रेलवे, बागान, जहाज़रानी व सरकारी ऋण में लगाई गई। इससे भारतीय जनता को काफ़ी फ़ायदा नहीं हुआ, वरन वेतन, मुनाफा, ब्याज इत्यादि के रूप में धन का बहिर्गमन ही होता रहा। लेकिन इसके नकारात्मक प्रभावों से अलग अगर सकारात्मक पक्ष की तरफ देखें तो इसने भारतीय अर्थव्यवस्था में आधारभूत ढांचा जैसे यातायात, संचार के साधन, वित्तीय संस्थाओं इत्यादि के विकास में सीमित योगदान दिया। इसके अलावा बजट निर्माण की प्रक्रिया, कृषि मंत्रालय, अकाल नीति, श्रम नीति इत्यादि ने बेहतर भविष्य के लिए आधार तैयार किया। अतः उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में नकारात्मक प्रभाव अधिक पड़ा। 18वीं शताब्दी के मध्य से स्वतंत्रता तक ब्रिटेन द्वारा अपनाई गई नीतियों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था का परंपरागत ढांचा छिन्न भिन्न हो गया। भारतीय किसानों और बुनकरों ने वाणिज्यिक इतिहास की सबसे भयावह दरिद्रता का सामना किया। औपनिवेशिक नीति के कारण जहां भारत गरीबी के दुष्चक्र में फंसकर अल्प विकसित देश हो गया, वहीं ब्रिटेन औद्योगिक क्रांति के बलबूते औद्योगिक राष्ट्र बन गया। तो ये था 2 क्वेश्चन का डिस्कशन। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।